हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल विद्या स्टडी। 2026 यूपी टेट के लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है और इस क्लास में आज हम देखेंगे जो आपके रिपीटेड प्रश्न एग्जाम में बार बार आए हुए हैं प्रश्न, वही प्रश्नों को करने वाले हैं। ये क्लास आपकी तीसरी क्लास रहने वाली। इससे पहले 2 क्लासें कर ली हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चंस को समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड सारी वीडियो मिलती रहेंगी। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत होती है। आहूत का मतलब होता है भंग होना। किसके द्वारा भंग होती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा भंग होती है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन से में आता है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के तहत आता है। ठीक है, अगर संसद पूछा जाए कौन से आर्टिकल में आता है, तो संसद जो होता है वो आर्टिकल 79 आर्टिकल में आता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति पूछा जाए कि कौन से आर्टिकल में है, तो उपराष्ट्रपति आर्टिकल जो होता है वो 63 आर्टिकल में आता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए कि प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में आते हैं, तो प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो आर्टिकल कौन सा होता है? 74 आर्टिकल आपका होता है। तो ये याद रखना। इसके बाद आपका ये पूछा जाता है कि एज कितनी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया है। तो अगर राष्ट्रपति की पूछी जाए कि एज कितनी होनी चाहिए मिनिमम, अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को बनना है तो उसकी एज 35 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, उसके साथ अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? वो 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ 25 वर्ष जो है वो लोकसभा के सदस्य के लिए भी 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री भी बनना है तब भी आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25-25 वर्ष की एज होनी चाहिए। ठीक है, और अगर पूछा जाए राष्ट्रपति के लिए, तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की एज होनी चाहिए। अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के लिए कितनी एज होनी चाहिए, तो 30 वर्ष की एज होनी चाहिए। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति का पूछा जाए तो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये कई बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो 35 वर्ष होती है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए, और यहाँ पे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी एज कितनी होती? 25 वर्ष। उसके साथ अगर राज्यसभा की पूछी जाए तो राज्यसभा की कितनी एज होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये एग्जाम में आपके बार कई बार क्वेश्चंस आए हैं तो इनको भी याद रखिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आपका क्या है। पहले थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये भी याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार आया कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये याद रखना, ये भी कई बार क्वेश्चंस आए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, तथा प्रधानमंत्री के परामर्श से वह अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है तथा संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। देखिए, राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वो लोकसभा को भंग भी कर सकता है और उसके साथ संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। तो ये भी याद रखना, और इसके साथ में ये भी याद रखना कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कई बार आया हुआ है। और प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्री को भी नियुक्त करता है। ठीक है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री से परामर्श करता है, बातचीत करके अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति वो करता है। ठीक है, ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ठीक है, तो किससे संबंध है? तो शहरी स्थानीय स्वशासन से है। ठीक है, 74वां जो संविधान होता है संशोधन, इसका संबंध जो होता है वो शहरी स्थानीय स्वशासन से होता है। ठीक है, इसके साथ कुछ आप शक्तियां भी याद रखिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो किस में आती हैं? आर्टिकल 53 में। ठीक है, आर्टिकल 53 में ये शक्तियां आती। उसके साथ में आपातकाल जो शक्तियां होती हैं वो किस में आती है? तो आर्टिकल 352 और 365, उसके साथ में 360 में।
ठीक है, ये आपातकाल शक्तियां होती हैं और राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं 53 में। ठीक है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों याद रखना, ये क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है कि राष्ट्र आपातकाल शक्तियां किस में आती हैं, 352, 356 और 360 में। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है। इस संविधान संशोधन का अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। इससे क्या किया गया है कि जो संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा जो होती है शहर की, उनको सुरक्षा प्रदान करना, किसमें, 74वें संविधान संशोधन में। ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चंस आपका रिपीटेड हुआ। अगला प्रश्न है, किस गैस के वर्षा के पानी से घुलने से वर्षा का जो पानी है वो क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो कौन सी ऐसी गैस है जो वर्षा का पानी है वो अम्लीय हो जाती, तो ये गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है ये कारखानों वायु प्रदूषण से फैलती है। इसका एक मुख्य कारण है जो ताजमहल है, ताजमहल का पीला कलर होना भी सल्फर डाइऑक्साइड ही है। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके साथ ये याद रखना कि कार्बन डाई जो ऑक्साइड है ये हाउस गैस भी है, तो 0.38%। ठीक है, इसको भी याद रखना। और सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, तो वो होती है नाइट्रोजन। ठीक है, 78% नाइट्रोजन होती है, सबसे अधिक मात्रा में ये गैस होती है। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी होती है, अगर ऑक्सीजन पूछा जाएगा तो 21% आपकी ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस वर्षा पानी के घुलने से वर्षा पानी का अम्लीय हो जाता है, ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। देखिए, वर्षा जो जलीय व स्थानीय दोनों प्रकार के जीवों को क्या करती है, प्रभावित करती है। इस इमारतों तथा स्मारकों को भी हानि पहुंचाती है। इसके अलावा परितंत्र जैसे कृषि होगा, पाइपलाइन के संरक्षण, भूमिगत जल स्रोत से को भी क्या करती, ये प्रभाव डालती। जैसे मथुरा में क्या है, तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली जो गैस होती है आगरा के ताजमहल को भी तबाही के कारण बनती है, तबाही के कारण भी बनी हुई है, या कहेंगे उसका जो पीला रंग है ताजमहल का वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही है। तो ये याद रखना। कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिया जाता है कि ताजमहल जो है उसका पीला कलर किसके वजह से हुआ, तो वो कौन सी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन, अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड। तो कहाँ से विधि का शासन विचार को लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड से लिया हुआ है। देखिए अमेरिका से क्या लिया हुआ है, प्रस्तावना। ठीक, उसके साथ वित्तीय आपात, ठीक है, और राष्ट्रपति पद, ये सभी लिए हुए अमेरिका से। ठीक है, उसके बाद आयरलैंड से अगर पूछा जाए क्या लिया है, तो राजनीति निर्देशक तत्व और आर्टिकल, ये किसमें आता है, आर्टिकल 36 से लेके 5 तक। ठीक है, ये भी याद रखना। आयरलैंड से फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि आयरलैंड से राजनीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, उसके साथ अमेरिका से प्रस्तावना, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति पद लिया हुआ है। तो ये याद रखना। देखिए ब्रिटेन से क्या लिया हुआ है, तो ब्रिटेन भी याद रखना, संसदीय प्रणाली और लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लैंड। देखिए विधि शासन जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से। चलिए देखिए, भारतीय संविधान विधि का शासन विचार इंग्लैंड से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है, अधिसूचना कौन जारी करता है लोकसभा के चुनाव हेतु। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसकी अधिसूचना कौन जारी करता है, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, लोक सेवा सचिवालय। तो इसको करता है कौन, भारत का निर्वाचन। ठीक है, भारत का निर्वाचन जो होता है ये तय करता है कि लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना कब जारी की जाए और चुनाव जो है वो कब किए जाएं। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
इसके साथ कुछ जान लेते हैं कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। भारत का निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। जब भारत क्या हुआ था? आजाद हुआ था। तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। यह एक स्थानीय निकाय, इसका मुख्य कार्य मतदाता सूची को तैयार करवाना और राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लोकसभा के कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया, रिपीटेड प्रश्न। ये आपके आया हुआ है 2018 में, फिर उसके बाद में ये आपके जो 2022 का एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? देखिए, प्रथम घंटा जो स्टार्ट होता है या कहेंगे शुरू होता है, तो कितने बजे से शुरू होता है? तो देखिए, पहले तो 11 से 12 के बीच में क्या होता है? प्रथम घंटा होता है। ठीक है, प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में 12 से 1, ठीक है, इसमें होता है क्या होता है? शून्यकाल होता है। ठीक है, शून्यकाल होता है 12 से 1। देखिए, कभी पूछा जाए कि शून्यकाल कितने बजे से होता है, तो 12 से 1 बजे शून्यकाल होता है। और 11 से 12 बजे जब बैठक होती है लोकसभा कार्यवाही की प्रथम बैठक, तो यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, फिर शून्यकाल प्रारंभ होता है 12 से 1 बजे। ठीक है, तो टाइमिंग अगर पूछी जाए कि कितने बजे होता है, तो 11 से 12। ठीक है, मॉर्निंग के 11 से 12 जो होता है समय, इस समय होता है। और कितना? 1 घंटा होता है, ये भी याद रखना है, 1 आवर। तो प्रश्नकाल का होता है, उसके बाद शून्यकाल होता है। तो ये भी याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे का प्रथम काल कहा जाता है। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान संसद में प्रश्न पूछे जाते हैं और सामान्यतः मंत्री जो होते हैं वो उसका उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रश्न कितने होते हैं? 3 प्रकार के, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तार्किक और अतार्किक और अल्प सूचन वाले। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वर्षा जल संग्रहण क्या है? देखिए, वर्षा को स्टोर कैसे कर सकते हैं? देखिए, क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि वर्षा को हम स्टोर कैसे करेंगे, किस तरीके से स्टोर करेंगे? प्रयुक्त जल संग्रह और भंडारण करके, वर्षा जल का जमाव और भंडारण करके। ये देखिए, वर्षा का जो जल होगा उसका जमाव कर लेंगे और उसका भंडारण कर लेंगे। पानी का वितरण, मतलब पानी को फैला देंगे, ठीक, बहा देंगे, तो क्या इससे स्टोर होगा? या पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, मतलब जो अभी इस समय कर लेंगे तो होगा। तो ऐसा नहीं, क्योंकि अभी का जो जल करेंगे समय के साथ खत्म भी होता जाएगा। अगर वर्षा का जो जल है उसको स्टोर कर लेंगे तो ये आने वाले समय में ठीक बचाव का कारण हो सकता है। तो वर्षा का अगर जल को जमाव का अगर भंडारण कर लेंगे तो इससे संग्रहण हो सकता है, स्टोर हो सकता है। तो राइट ऑप्शन आपका ये बी नंबर होगा। देखिए, वर्षा का जल जमाव भंडारण वर्षा कहलाता है। धरती पर पानी के मुख्य स्रोत क्या होते हैं? वर्षा का जल होता है। और वर्षा के जल के लिए वर्षा का पानी गड्ढों या तालाबों में एकत्रित करना चाहिए। इसके उनकी वृद्धि में सहायक होता है। भूजल स्तर में ऊंचा उठने में पुनः वर्षण होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय गैंडा कहाँ सुरक्षित है? देखिए, भारतीय गैंडा कहाँ पर सुरक्षित किए गए? कॉर्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा में, बांदीपुर में या गिर नेशनल पार्क में? तो ये याद रखिएगा, काजीरंगा में। ठीक है, अब काजीरंगा है कहाँ पर, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि काजीरंगा जो है वो नेशनल पार्क कहाँ है। देखिए, असम में है और ये प्रसिद्ध है एक गेंडे के लिए, एक गेंडा सींग वाला के लिए प्रसिद्ध है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये भी याद रखना, ये उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। उसके साथ में बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो बांदीपुर है, तो ये है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक के कौन से जिले में है? रखना चामराजन नगर में है। और गिर कहाँ पर है? तो गिर याद रखना गुजरात में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिर। कई बार गिर और कॉर्बेट ये पूछा गया, उत्तराखंड और गिर कहाँ है? तो गुजरात में। तो
का से क्या होता है गुजरात, और वहीं पर गा से क्या होता है गिर। तो सेम आप यहाँ से इसको मैच कर सकते हैं, गिर और गुजरात। तो गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में हो जाएगा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। यह उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यह जो उद्यान है ये सींग वाले गेंडे के लिए सुरक्षित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा के प्रभाव के संबंध में सही है? उपभोक्ता, उत्पादक या अपघटक। ठीक है, देखिए पहले तो आप तीनों के बारे में समझ लीजिए कि उत्पादक, अपघटक और उपभोक्ता होते क्या। देखिए उत्पादक क्या होता है, जो स्वयं से भोजन बनाते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे क्या होते हैं अपने आप से भोजन बनाते हैं, तो इन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर, इन्हें कहते हैं उत्पादक। ठीक है, अब घटक क्या होता है कि वे होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर उन्हें सरल पदार्थ में परिवर्तन कर देते, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कीटे और कवक हो गए, ये सब होते हैं आपके अपघटक। ठीक है, ये मृत जीवों को खाते उनको अपघटक कहते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया, जीव, कीड़े, कवक आपके आते हैं। उसके साथ में उपभोक्ता कौन होते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, कंज्यूमर होते हैं जो दूसरे पर डिपेंड होते, इसमें 3 प्रकार के होते हैं। इसमें से एक हो गया शाकाहारी, ठीक है, उसके बाद मांसाहारी, फिर से मांसाहारी। देखिए शाकाहारी में कौन आते हैं, जैसे हिरण हो गए, गाय, खरगोश, हिरण, ये किस पे निर्भर होते हैं, पेड़ पौधे पर। उसके साथ दूसरे में आपके आगे, जैसे द्वितीय में आपके आगे मेंढक, कीड़, पतंग, पक्षी, मछलियां, और तीसरे में जैसे बाज, शेर, गिद्ध, तो ये आ गए। तो ये दूसरे पर डिपेंड होते हैं, कंज्यूमर कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, होते हैं मेंढक, कीट, पतंग, पक्षी, मछलियां भी ये दूसरे पर डिपेंड होती हैं। उसके साथ में बाघ, शेर और जो गिद्ध होते हैं ये भी क्या होते हैं, दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर कहते हैं, तो ये याद रखना। अब यहाँ पर क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा से प्रभाव से संबंध सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले क्या आएंगे, उत्पादक आएंगे। जो सबसे पहले आपको देखना है उत्पादक कहाँ, तो यहाँ पर देखिए उत्पादक है और यहाँ पर भी उत्पादक है, तो उत्पादक यहाँ पर भी है। ठीक है, ये क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। अब उत्पादक पर जो निर्भर होते हैं उनको उपभोक्ता बोलते हैं, ठीक है, कंज्यूमर बोलते हैं। तो उसके बाद हमारे क्या आएंगे, कंज्यूमर आएंगे, और उसके बाद क्या आएंगे, अपघटक आएंगे। ठीक है, ये याद रखना। तो इसका राइट ऑप्शन आपके सी नंबर हो जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव के संबंध में सही क्रम है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और उत्पादक। तथा उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा की मात्रा निरंतर कम हो रही है या वर्षों तक कुछ जीवों की संख्या क्या हो रही, कम होती संख्या के कारण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस जैसे वातावरण सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती। देखिए कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है और वायु में सबसे अधिक पाई जाती है, वो गैसें होती हैं जो गर्मी को रोकती हैं। ठीक है, हमारे वायुमंडल में गर्मी को रोकती है, उन्हें कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आएंगी। इसके साथ कौन कौन सी हैं, जो 3-4 याद रखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपके एग्जाम में यहाँ से नहीं आती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मीथेन हो गई, और उसके साथ आपकी हो गई नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ओजोन हो गई। तो ये सभी भी ग्रीन हाउस गैसें होती। और सबसे अधिक जो होती है ग्रीन हाउस कौन सी, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, पौधे क्या क्रिया करते हैं, पौधे क्रिया करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। देखिए ऑक्सीजन हमारी वायु में 21% होती है, और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 0.038% होती है। ठीक है, नाइट्रोजन कितनी होती है, तो 78% होती है। सबसे अधिक क्या होती है वायु में, तो नाइट्रोजन होती है, ये भी याद रखना, 78% नाइट्रोजन होती है। उसके बाद ऑक्सीजन होती है, उसके बाद जो सभी गैसें होती हैं उनका मिश्रण होता है। तो अगर ग्रीन हाउस गैस पूछा जाए कि वायु में कौन सी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, और पौधे क्या क्रिया करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए
देखिए कुछ जान लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, जो सूर्य से आने वाली लघु विकिरण तथा पृथ्वी पर आने देती, किंतु पृथ्वी को वापस लौटने वाले दीर्घ विवरण को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, क्या करती है कि जो पृथ्वी पर वापस लौटने वाले दीर्घ विवरण को अवशोषित कर लेती। इस प्रकार पृथ्वी सतह पर ऊष्मा बनी रहती है और ग्लोबिंग जो वार्मिंग होती है इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो ग्लोबिंग और वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए ये थे लास्ट प्रश्न। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।